सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सरदार 150 यूनिट मार्च को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर हर साल पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। इस साल उनकी 150वीं जयंती पर इस अभियान को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान के दूसरे चरण के लिए देवभूमि उत्तराखंड के सभी जिलों और हमारे सभी अधिकारियों को व्यापक रूप से शामिल कर रहे हैं। खेल विभाग विशेष रूप से नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और सीएम ने कहा है कि हम इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे और यह अभियान एक एक घर तक पहुंचाया जाएगा। सरदार पटेल ने देश की एकता, अखंडता और एकीकरण में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम सब लोग प्रतिभाग करते हैं। और इस क्रम में इस वर्ष उनकी जो 150वीं जयंती है, उसको और भव्य बनाने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर में एकता और समरसता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का एक अभियान है। घर घर तक पहुंचे और इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री जी ने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा 6 अक्टूबर को किया गया था। इस अभियान के माध्यम से सरदार पटेल की 150वीं जयंती को जन जन की भागीदारी से एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं, इस अभियान का दूसरा चरण अभी अमित सिन्हा जी ने हम लोगों के सामने बताया है कि दूसरा चरण 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान पूरे देश भर में प्रत्येक जिले में अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे हर एक वर्ग का भागीदारी हो, हर एक वर्ग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े, इस अभियान का हिस्सा बने। ये प्रयास हम सब के द्वारा होना है और इस भव्य सरदार एट 150 यूनिटी मार्च में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सामाजिक संगठन हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, खिलाड़ी हो, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारी और जवान हो, सभी अधिकार सभी रूप से हमारे जो महिलाएं हमारी जो स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में काम करती हैं, उनको भी हम जोड़ सकते हैं। साथियों में आप सभी को इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका हमको इस अभियान में निभानी है। हमारा उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना भर मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सरदार पटेल जी के एकता और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, ये हम सब का भी संकल्प होना चाहिए। और आप सभी अपने अपने जिलों के प्रत्येक गांव, कस्बे, मोहल्ले, नगर में इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हम परिवर्तित करने का प्रयास करें। और ये केवल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें ये सरकारी कार्यक्रम हो रहा है या खेल विभाग का कार्यक्रम हो रहा है। कई बार जब हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे थे, तब भी मैंने सभी से कहा था, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो कोई विभाग उसका नोडल विभाग हो सकता है, कोई विभाग उसका कार्यदायी विभाग हो सकता है, लेकिन उसमें हमको संपूर्ण रूप से सभी को एक में होकर उन कार्यक्रमों को संपन्न कराने में अपना योगदान देना है। और ये भी जो हमारा कार्यक्रम है, इसको भी जन आंदोलन के रूप में हमको परिवर्तित करने का प्रयास करना है। मैं कुछ बिंदुओं पर आप सभी जो अधिकारीगण हैं और मुख्य रूप से जो हमारे जनपदों में जिलाधिकारी हैं, जिनको इन कार्यक्रमों को धरातल पर उतारना है, उनसे विशेष आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने जिलों में इस यूनिटी मार्च के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना अभी से बना लें, कैसे होगा। और इस दौरान मैंने जैसे अभी प्रतीक से पूछा था कि वहाँ पर कोई रजतोत्सव का कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण से कुछ उसको हमको एडजस्ट करना पड़े।
ऐसा मुझे लगता है कि अन्य जनपदों में जैसे नैनीताल में और देहरादून में रजतोत्सव के कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से होने वाले हैं, तो उनको इस कार्यक्रमों के बीच में अपने को जो है कैसे ये कार्यक्रम भी चलना है और वो कार्यक्रम भी होने हैं, तो उनको एडजस्ट भी करना है। तो इसलिए एक स्पष्ट कार्य योजना हमें बनानी होगी सभी जिलाधिकारियों को। और ये केवल जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि केवल एक औपचारिकता न हो, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग जरूर इसमें जुड़े। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हमारे सफल हुए हैं, या आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो, या जितने भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो, हमारे G20 के कार्यक्रम हो, या अन्य जो भी कार्यक्रम हम समय समय पर करते हैं, उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सूत्र होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो लोग उसके हित धारक हैं, वो उस कार्यक्रम को स्वयं करवाने वाले हो जाते हैं। जब वो खुद उसके होस्ट बन जाते हैं, तो आप इस मान लीजिए कि निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अवश्य सफल हो जाता है। साथ ही में प्रत्येक जिले में विद्यालय या महाविद्यालय हैं, इनमें भी विशेष गतिविधियां आयोजित किया जाए। और मेरा ये भी आप सबसे अपेक्षा है कि इसमें युवा वर्ग को और महिलाओं को इस अभियान से अधिक जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है और डिविडेंट उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा, डेमोग्राफी में भी हमारे देश का भी बड़ा स्थान है, और दुनिया में भारत आज युवा देश भी है, युवा मन भी है, युवा जन भी है, युवा हमारा नवाचार भी है, हर प्रकार की गतिविधियाँ। इसलिए उनको, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसा विशेष फोकस रहता है कि अमृत काल के असली वाहक, असली गंतव्य तक यात्रा को पहुंचाने वाले जो मुख्य सूत्रधार हैं वो हमारे युवा हैं। इसलिए युवाओं पर हमारा मुख्य फोकस होना है, क्योंकि वो भारत के निर्माता हैं भविष्य के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बन रहे ड्राई पोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य की घोषणा के बारे में जानकारी भी यहां पर साझा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राई पोर्ट के लिए पहले चरण में 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से आधारभूत संचरण कर विकास किया जा रहा है। ट्राई प्रोजेक्ट और इसको बनाने के बाद भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। प्रतिदिन 2000 लोगों के आवागमन का आंकड़ा बढ़कर 10,000 तक पहुंच जाएगा। धामी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। व्यापार सुगम होने से ये संबंध और बेहतर होंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है। और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर 10,000 से ऊपर चली जाएगी, और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आवागमन होगा। और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी, और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं, और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। बेड इन उत्तराखंड, बेड इन इंडिया, जो आदमी प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष
सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी, और जब वो मोको आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने घर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नज़दीक है, भगवान के बहुत नज़दीक है। तो हम उसको उसी तर्ज पर, जहाँ शारदा रिवर फ्रंट, ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बयान बुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, रणकोची मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे क्योंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन तक सीमित न रखें, दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी देखें। यहाँ का जो हमारा एक अनेक रमणीक स्थान है, उन रमणीक स्थानों का भी जो है अवश्य रूप से भ्रमण भी करें और यहाँ प्रवास करें। भयंकर आपदाओं के बाद प्रदेश सरकार अब जनजीवन को सुचारू करने में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि आपदाओं के दौर में बीजेपी सरकार ने पीड़ितों को ना तो कुछ दिया है और न ही कुछ उनके लिए किया है। बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आपदा के समय पर पीड़ितों के पास उपस्थित नहीं हुए और केवल मुख्यमंत्री का जाना भी यहां तक सीमित रहना ही दर्शाता है। बीजेपी के लोग, विधायक और मंत्री जब आपदा में लोगों के पास नहीं गए, ये तो खाली मुख्यमंत्री जाकर के एक हमारी बुढ़िया माँ को जो है अपने कंधे पर जरा सा रुला लेते हैं, हाँ? उसके गम, अरे भाई, एक बेटा जो सक्षम बेटा है उसका उसके कंधे में रह करके हमारी एक बहन या बेटी, हमारी माँ रोती है, उसका पोस्टरिंग आप सब मीडिया के लोग कर लेते हो। तो यही इनका आपदा यहीं तक तो सीमित है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर गुरुवार को देर रात देहरादून के कांवली रोड में दो गुटों में मामूली कहासुनी में इस तरीके से बदलाव देखने को मिला, जो वो हिंसक रूप में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर एक गुट ने दूसरे पर एक तरफा पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में राहुल नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि दोबारा कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो। पुलिस ने मामला बता दें कि अपने संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी है। पत्थरबाजी करने वालों की पहचान भी की जा रही है। ये पथराव ये कामली रोड छबील बाग है, आप देख सकते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में नशे की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सघन अभियान चला दिया है। इसी क्रम में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज मोती नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 48 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनकी ओर से स्मैक शीशगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश से लेकर हल्द्वानी में तस्कर किया जा रहा था और वहीं एसएसपी नैनीताल ने पुलिस टीम को 2,500 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए नैनीताल पुलिस में, जिसमें हमारी एसओजी की टीम है और थाना हल्द्वानी की जॉइंट टीम ने आज 2 तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 162.14 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनका आपराधिक इतिहास चेक किया जा रहा है। इसमें एक जिला बरेली का है, एक जिला पीलीभीत का है और इनका आपराधिक इतिहास जो है निदान पोर्टल और आईसीजीएस, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल के माध्यम से चेक किया जा रहा है। अगर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है तो फिर इनके विरुद्ध पिट एनडीपीएस और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी के चलते वायु प्रदूषण 10 गुना बढ़ चुका है। प्रदूषण को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसमें माइक्रोग्राम, क्यूबिक मीटर शामिल भी है। दीपावली में हर साल पटाखे फोड़ने के बाद प्रदूषण बढ़ता है और वहीं इस बार नैनीताल में उसके आसपास के क्षेत्रों में शहर में फोड़े गए पटाखों के बाद प्रदूषण 10 गुना तक बढ़ चुका है। बता दें कि एरेज के निदेशक डॉक्टर मनीष नाजा ने बताया कि पटाखों के धुएं से
हवा में जहर घुल चुका है, जो कि यकीनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर बात की जाए कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं में 2 दिन दीपावली मनाई गई। लगातार किए जा रही आतिशबाजी और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया कि 20 को दीपावली के बाद 21 को नैनीताल की आबो हवा में पूरी तरह से जहर घुल चुका था। लेकिन 21 को दीपावली के बाद 22 को नैनीताल की आबो हवा में 10 गुना प्रदूषण मापा गया है। मैं इस बात को दो तरह से कहना चाहूँगा। एक तो जो नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में और साथ में दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलूँगा कि यहाँ की हालांकि जो बैकग्राउंड लेवल है पॉल्यूशन का उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसमें जो ये था कई लोगों का जो कुछ कि कोई लोग दीपावली 20 तारीख को मनाएंगे, कोई तारीख 21 तारीख को मनाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली साल 2015 में सोना 26,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था, लेकिन पिछले 10 सालों में यानी 2025 में 1,29,000 रुपये तक ये पहुंच चुका है। सरकार कहती है कि महंगाई कंट्रोल में है और जनता कहती है महंगाई ने कमर तोड़ दी है। उत्तराखंड के जानसार बागर इलाके में 2 गांव के लोगों ने अब अनोखी पहल की है। ग्रामीणों के फैसले को लेकर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये एक मुख विरोध देखने को मिलता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के चकराता जनजातीय क्षेत्र की 2 गांव में सामाजिक सुधार की दिशा में एक अनोखी पहल की है। दोनों गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अब शादी विवाह के मौके पर विवाहित महिलाएं सिर्फ 3 गहने ही पहनेंगी। यह निर्णय सोने की बढ़ती कीमतों और समाज में दिखावे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लिया गया है। जो हमने गहने छोड़े ना, वो इस वजह से छोड़े, एक तो महंगाई बढ़ रही है। आज सोना 1.5 लाख रुपए तोड़ा पहुंच गया है। इसलिए अब गांव में एक समान तो सब होते नहीं। कोई अमीर है वो तो बना भी लेता है, कोई गरीब है वो बना नहीं पाता। इसलिए जब हमारी औरतें शादी में जाती है, एक साथ मिलके जाती है, बिल्कुल आंगन में आती है, नाच होता है, वो भी अलग से महिलाओं का होता है। अब उसमें गरीब की बेचारी बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाती है कि भाई मेरे पास तो है नहीं, ये जो अमीर की औरतें इनके पास इतना गहना है। इसलिए हम सबकी समानता देखकर अपने गांव को एक ऐसा समाज दिया है, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, लेकिन सब एक जैसे गहने पहनेंगे, एक नाक की फूली, कान के बूंदे और मंगलसूत्र, और कोई भेदभाव नहीं है किसी परिवार को और ना किसी गांव को। और इसमें हमारे साथ एक इंद्रौली गांव भी जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी ये गहने 3 प्रकार के रखे हैं। देहरादून जिले के चकराता जनजातीय क्षेत्र के 2 गांव, पहला कंधार और दूसरा इंद्रौली के लोगों ने हाल ही में सामूहिक बैठक कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब इन गांवों में शादी विवाह जैसे आयोजनों में विवाहित महिलाएं सिर्फ 3 आभूषण ही पहन सकेंगी, जिनमें नाक की फुली, कानों के बूंदे और गले का मंगलसूत्र है। इसका कारण ये रहा कि हमारे दोनों गांव की सलाह मशुरा पड़ी कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इस कारण से समाज में लाने की, कोई गरीब है कोई अमीर है, हमने एक बैठक बिठाई है और उसमें सबने तय करा है कि इसको कम करो। फिर कम करने के बाद हमने 3 गहने रखे, एक रखे फुली, एक रखे बूंदे, एक रखा मंगलसूत्र। बाकी इसमें सब लोग सहमति है, दोनों गांव इंद्रौली भी कंधार भी। और इसमें नहीं तो ऐसा लग रहा था कोई अमीर है कोई गरीब है, मतभेद हो रहा था, लेडीज में भी आपस में परिवार में तनाव हो रहा था। इस कारण से हमारी सबकी ग्राम सभा की बैठक में तय हुआ है, क्योंकि ये आजकल महंगाई इतनी होगी, 1,72,700 रुपये तोला हो गया गहना। फिर इसलिए हम हमारे परिवार में 5-5, 6-6 लेडीजें हैं, इतना बना नहीं सकते, तब सबने तय करा है। और बाकी हम जैसे दारू वगैरह है, इसमें भी हम समाज में सुधार करेंगे, नशे वाली चीजों पे भी सुधार करेंगे और हर चीज में सुधार होगा धीरे धीरे। उसमें भी एक कारण है, आजकल तो ये देखो बराबर का आरक्षण दे रखा महिलाओं को भी। इस बार देखो कि 50% महिला बनी, 50% जेंट्स बने प्रधान और बीडीसी मेंबर, इसलिए उनको ये आरक्षण दिया गया है ताकि वो भी जागरूक हो। और सब जितनी भी लेडीज है हमारे दोनों गांव की, सबकी सलाह मशुरा से हुआ है। ये भी नहीं कि जबरदस्ती दबाव डाला किसी पे,
परिवारों पे दबाव डाला है। परिवार भी ऐसे एक जैसे परिवार नहीं है। और जब खाना खाते हैं तो सब लेडीजें हमारी एक जैसी परिवार में बैठती हैं। फिर दूसरे के यहाँ गहना अच्छा होता, फिर आपस में वो बातें करती है, फिर उनके मन में खटास आ जाती बेचारों के। इसलिए हमने ये कहा कि भाई सब लोग सबके सहमति से, दोनों गांव के सहमति से ये बातें हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय समाज में समानता लाने, अनावश्यक दिखावे पर रोक लगाने और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी ने मिलकर तय किया है कि कोई भी महिला 3 से ज्यादा गहने नहीं पहनेगी। इससे अमीर गरीब का फर्क कम होगा और परंपराओं में सादगी का संदेश जाएगा। हमारा कहना ये है कि जैसे हमारे जेंट्स लोगों ने मीटिंग रखी है कि हमने नियमित रूप से, जैसे कि हमने 3 गहने रखे हैं। पहली शादी होती है, उस गहने मतलब उसमें है 3 ही चीजें पहननी है ताकि एक सम्मान लगे, सब लोग शादी कर पाएं। और इसलिए हमारी भी मतलब सहमति है लेडीजों की कि हम लोग भी अच्छा है, जैसे लेडीजों ने मीटिंग करी है तो इसमें हम लोग भी सहमत है कि अच्छी बात है कि एक जैसा गहना सब लोग पहने। और शादी कितने में पड़ती है? गांव में तो सब डिमांड पड़ती है, जितने भी गांव के लोग हैं, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो इसलिए हमें औरतें जो बाहर से आती है, उससे नौकरी वाली की औरतें, वो तो छमछमाट लेके आती है, क्यों सुंदर भी होती है और उनके पास कंगन भी होते हैं, गले के हार भी होते हैं। और जो गाँव की वो कभी आर्टिफिशियल लाती है और जो नाक की नथ वो भी आर्टिफिशियल मंगाती है, फिर परेशान अपने पति को करती है। क्यों मेरे लिए भी ऐसा, पति कहाँ से लाएगा? जब उसके पास पैसे नहीं हो तो कहाँ से लाएगा पैसा? चकराता के इन 2 गांव की एक अनोखी पहल अब आसपास के गांव में भी चर्चा का विषय बन गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सामाजिक सुधार अन्य इलाकों में भी अपनाया जाएगा या नहीं। जबकि गांव वालों के इस फैसले से सरकार के दावों पर भी कई सवाल हैं, जिसका जवाब राजनीति करने वालों से उम्मीद करना भी बेईमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।